गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ये हमारा 12th फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका दूसरा लेक्चर है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ये हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उससे क्या क्या चीज़ें जनरेट होती हैं, वो सब हम लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं। आज जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे उन्हें आप एक तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ हैं। खैर, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हम जब इस लेक्चर की शुरुआत करें तो आपको सारी चीज़ें एकदम से ध्यान आ जाएं। देखिए, मैंने बोर्ड पे सारी चीज़ों को धीरे धीरे लिख भी दिया है। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने जाना था, है ना? तो और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको। कौन सा? ग्लास रॉड और सिल्क वाला, याद है ना? उसके बाद फिर है अगला सिंबल। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा सिंबल होता था उसे हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, है ना? उसके बाद तीसरी चीज़ हुई उसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट कूलाम, कूलम, है ना? उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये हमने देखा था कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पर रब किया था तो रबिंग के बाद वो दोनों आपस में चिपकने शुरू हो गए थे, है ना? और उसके साथ साथ मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि अगर आप दो ग्लास रॉड को रब करें और उन ग्लास रॉड को ही आपस में आप टच करने की कोशिश करें तो वो एक दूसरे को रिपल्स करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तो अब चूंकि सिल्क के कपड़े के साथ वो अट्रैक्शन फील करती हैं और जो ग्लास रॉड हैं एक दूसरे को वो रिपल्स करती हैं, तो उसके बेस पे हमने ये जाना था कि हमारे जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक, ओके। तो उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, यानी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। याद है बच्चों? साथ में हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती थी कि चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटॉन वगैरह या न्यूट्रॉन वगैरह, हालांकि न्यूट्रॉन तो वैसे भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है और जो हमारा प्रोटॉन है उस पर प्लस चार्ज होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो है वो जो हमारे प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है उनमें से कोई भी पार्टिकल जो है वो चार्ज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। केवल इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल है जिसे अगर हम एक जगह से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे भेज दें तो चार्ज को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी को दे दिए होंगे। अगर कोई बॉडी नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि उसने किसी दूसरी बॉडी से वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होंगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है तो वो नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाती है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। उसके बाद जो आज हम नई चीज़ें पढ़ेंगे उनमें सबसे पहला है न्यूट्रल बॉडी। बच्चों, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है? देखिए, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि किसी बॉडी पे कोई चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बिल्कुल बराबर हैं। उन दोनों में उनके नंबर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो बॉडी ऐसे भी न्यूट्रल हो सकती है, या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उस पर कोई चार्ज हो ही नहीं, ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, वो भी एक न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी कहलाती है। बात समझ में आई? उसके बाद है हमारा जो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं उनमें से एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये मैंने यहां पे लिखा है। फिर है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन दोनों के बारे में आज मैं डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले और सबसे ऊपर मैंने जो चीज लिखी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम किसको कहते हैं? देखिए बच्चों, इसमें दो प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने छोटी छोटी सी जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे पाई जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी
खतरनाक सी बात लिख दी सर ने। नहीं, खतरनाक नहीं है, सिंपल बात है बहुत। आपको शायद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद होगा 11th क्लास से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ऊर्जा को और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम प्रॉपर्टी चार्ज में भी होती है। चार्ज को ना तो आप नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी से बॉडी जो है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती है। सिंपल। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी यहां पे लिखी हुई है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये थोड़ा सा और डीप हो गया, लेकिन इजी है, समझाता हूं मैं। समझने के बाद आप जरूर जानिएगा कि ये इजी है या टफ है। जब मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें इजी हैं तो वो वाकई में इजी ही है। देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसे अगर मैं हिंदी में कहूं तो हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि एक सिस्टम में जितना भी चार्ज होता है वो सारा का सारा नियत होता है या कांस्टेंट होता है। अब इस बात से क्या मतलब हुआ? देखिए, हमने जो एग्जाम्पल कल पढ़ा था ग्लास रॉड और सिल्क वाला, उसमें हमने ये जाना था कि अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर देते हैं, कर दिया था ना ऐसे, फिर हमने ये देखा था कि ये जो हमारी ग्लास रॉड है इसे अगर हम ज़मीन के या अर्थ के सरफेस के अगर नज़दीक ले जाते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेती है। याद है? ओके। और जो हमारा सिल्क है, हमने ये माना था चूंकि सिल्क पे और ग्लास रॉड पे कुछ अनलाइक चार्ज आए थे। अनलाइक चार्ज आने का मतलब ये था कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी। इसका मतलब तभी तो जब उनको हम नज़दीक ला रहे थे तो वो एक दूसरे से दोनों के दोनों चिपक रहे थे। तो हम ये मान सकते हैं कि उन दोनों पे, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि 50 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के पास हैं और 50 ही इलेक्ट्रॉन्स आपकी सिल्क में है। देखिए, मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूं तो शायद और बेहतर तरीके से आपको कन्वे कर पाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड। ये लिए यहां अगर हम लिखते हैं इसको, लेट्स से कि आपके पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी ये मैंने 5 लिख दिया। 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्लास रॉड के पास और 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपकी सिल्क में। तो जब हमने इन दोनों को आपस में रब कर दिया बच्चों, तो रब करने के बाद लेट्स से कि ये आपकी जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज, सो ये नेगेटिव चार्ज हो गई, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये हुआ कि इसमें से, ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे, वो सिल्क पे चले गए, है ना, और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लिए होंगे, तभी तो ये नेगेटिवली चार्ज बनी ना। ट्रांसफॉर्म ही होता है ना चार्ज, बाहर से कहीं क्रिएट तो होता नहीं। तो ये जो हमारा सिस्टम बना इन दोनों का, ग्लास रॉड का और सिल्क का, ये जो हमारा सिस्टम बना, इस सिस्टम में चूंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लेट्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 5, जो इसने इसको दे दिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर हो गए। बच्चों, जब यहां से यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब इसके पास बचे 45, ग्लास रॉड पे मैं बात कर रहा हूं, 45 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 5 + 50 ऑब्वियसली 55 हो गए। इस पे 45 है और इस पे 55 है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या किया कि ग्लास रॉड को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और हमारे सिल्क को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले, जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जब तक हमने दोनों को आपस में रब नहीं किया था, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लें तो आप देखें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 है, राइट। उसके बाद जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद आपकी ग्लास रॉड पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचे वो आए 45 और आपकी सिल्क पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो आए 50 + 5 = 55। तो 45 और 55 को अगर हम ऐड कर लें तो मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये दोबारा से 100 हो गया। बात समझ में आई कि ये सिस्टम में क्यों कह रहा था, बॉडी में नहीं, बॉडी में नहीं,
सिंगल कोई बॉडी हो उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सिंगल सिस्टम में कांस्टेंट नहीं रहता। कम से कम दो तो इंक्लूड होने चाहिए, तभी तो हमारा सिस्टम बनता है कि दो बॉडी एटलीस्ट इंक्लूड हो, तभी तो आप उसे सिस्टम कह सकते हैं। तो जो दो बॉडी इंक्लूड हुई, ग्लास रॉड और सिल्क, दोनों बॉडी इंक्लूड हुई, उससे एक सिस्टम बना। एक ने दूसरे को कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म कर दिए, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो हमारा टोटल था इलेक्ट्रॉन्स का वो अब भी 100 ही है, पहले भी 100 ही था। तो अब हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो शायद जस्टिफाई हो गया होगा, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। चलिए इसका एक एग्जांपल और हमारी बुक में बड़ा शानदार दिया हुआ है, उसे भी हम जान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों अगर इन दोनों को हम एक साथ नजदीक ले आते हैं तो ये एक दूसरे में चिपक के दो फोटोन निकालते हैं। समझ में बात आई? ये एक दूसरे में ऐड होने के बाद, क्योंकि इसके पास उतना ही नेगेटिव है, इसके पास उतना ही पॉजिटिव है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने दो और नए पार्टिकल निकाल दिए जिन्हें हम गामा फोटॉन्स कहते हैं। तो चार्ज जो है वो नष्ट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो गया एक नए रूप में जिन्हें हम गामा फोटॉन्स कहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यहीं पे लागू होता है, ये जो रूल है ये हमारे रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस के लिए भी है। रेडिएक्टिव पदार्थ उन्हें कहते हैं जो समय समय पर अपने आप घटते रहते हैं, जिनकी आयु घटती रहती है। खैर वो आगे चल के डिटेल में चैप्टर आएगा। बाकी उन रेडिएक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये सब निकलते रहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। एक रेडिएक्टिव सब्सटेंस हमारा होता है यूरेनियम, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर है 92, इसका एटॉमिक मास है 238। जब हम किसी पार्टिकल को इस तरह से लिखते हैं, सॉरी सब्सटेंस को, तो हम यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो बराबर ही होते हैं ना दोनों। चलिए तो ये 92 जो है, जब ये यूरेनियम अपने आप में डिके होता है, इनमें एक क्वालिटी होती है रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में कि ये खुद से डिके होते रहते हैं, इनमें से अपने आप ही अल्फा बीटा गामा पार्टिकल या गामा अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो निकलती रहती है। तो ये डिके होने के बाद थोरियम में चेंज हो जाता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 और इसका एटॉमिक मास है 234। इसी तरह से प्लस एक अल्फा रेज जो है वो निकलती है जिसका एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 प्लस 2 इज इक्वल टू 92, 234 प्लस 4 इज इक्वल टू 238। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी हमने ये बात देखी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां भी फॉलो होता है रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस में भी। इसके बाद जो सबसे बाद में मैंने प्रॉपर्टी लिखी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों क्वांटाइजेशन का मतलब होता है क्वांटम प्रकृति, या इसे हम परमाणुकता या एटोमिसिटी भी कहते हैं। ठीक, इसका जो हमारा बेनिफिट है वो मैंने लिखा है, बेनिफिट नहीं बल्कि सॉरी प्रॉपर्टी है जो चार्ज की, वो मैंने लिखी है। चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। बच्चों अगर आपको याद हो, इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा बाद में समझाता हूं, पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कल के लेक्चर से, कि जो चार्ज है हमारा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है फंडामेंटल चार्ज के। फंडामेंटल चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ये जो वैल्यूज हैं इन्हें बार बार मेरे साथ रिपीट किया करें आप, ये इसी तरह से आपको कब याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी जबान पे चढ़ जाएंगी और फिर बहुत काम आती है अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है तो। खैर फंडामेंटल पार्टिकल का जो चार्ज हुआ उसके मल्टीपल इंटीजर में होता है, इंटीजर पूर्णांक, मल्टीपल गुणक। देखिए अब देखिए सेंटेंस को, शायद अब बात आराम से बन जाएगी। यहां पे लिखा है चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। आवेश हमेशा ही अवेलेबल होता है पूर्णांक
गुणक में फंडामेंटल चार्ज के, मूलभूत आवेश के। अब मूलभूत आवेश कितना है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है हमारा वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके मल्टीपल्स में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चार्ज को देखें तो चार्ज जो है वो या तो E हो सकता है, या 2E हो सकता है, या 3E हो सकता है, या 5E हो सकता है, 5000 हो सकता है, और मिलियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट्स में नहीं होता। लेट्स से कि ये 1.5E नहीं बनेगा, ये 2.6E नहीं बनेगा, ये 100.7E नहीं बन सकता है। तो ये हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में ही होता है। माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्योंकि जिसने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो डोनर है हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, तो प्लस में हो जाएगा उसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। और जो हमारा जिसने एक्सेप्ट किए हैं, जो हमारा ग्राही है, जो लेने वाला होता है उसे हम ग्राही बोलते हैं हिंदी में, तो जो हमारा ग्राही है उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव में बन जाएगा। उसने जितने भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर लिए हैं दूसरे किसी बॉडी से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसे आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाएगा। तो जो चार्ज हमें नेचर में मिलता है बच्चों, उसे हम लिख सकते हैं E, 2E, 3E एंड सो ऑन, या फिर E प्लस में इसे अगर लेट्स से नेगेटिव ले लें तो, या प्लस 2E, या प्लस 3E, इस तरह से, एंड सो ऑन, NE माइनस NE। तो आपने देखा कि ये हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में ही है, माइनस में हो या प्लस में हो। ये जो n है ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ये जो n है ये हमारा इंटीजर हो गया बच्चों, पूर्णांक संख्या हो गई। और ये जो E हमारा है ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। ये हम लास्ट लेक्चर में भी इसको स्टडी कर चुके हैं। जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज, बट देयर इज ए कंडीशन, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इससे छोटे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, लेकिन अभी हमें उनके बारे में स्टडी नहीं करनी है फिलहाल। उन्हें क्वार्क्स वगैरह या लेप्टन्स वगैरह ये सब चीजें कहते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल चार्ज हमारा इंडिपेंडेंट रूप में मिलता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी जिक्र किया था और खास करके बताया था। जो इंडिपेंडेंट रूप में मिलता है वो एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आप समझ ही गए होंगे बच्चों कि अगर हमें किसी बॉडी पे चार्ज निकालना हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, Q = NE, ईदर इट कुड बी प्लस और इट कुड बी माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी बॉडी पे चार्ज निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, तो आप उसे n से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और आपको E, ये चूंकि हमारा कांस्टेंट है, फंडामेंटल चार्ज कहते हैं हम इसको, जो प्रकृति में पाया जाता है इंडिपेंडेंट रूप में, इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। तो बच्चों इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमें और ज़्यादा बेटर तरीके से बात क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक कंडक्टर है कोई, एक चालक है कोई, उसके पास 4000 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो अगर मैं आपसे उसका इलेक्ट्रिक चार्ज पूछूं और ये पूछूं कि उसकी नेचर कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, तो आप इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला है बच्चों, ध्यान कीजिए, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो नंबर है n वो है 4000, ठीक। सिंगल इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम अपने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दें, एक्सेस नंबर ऑफ चार्ज n × E, ये हो जाएगा 4000 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आएगी 6.4 × 10⁻16। एग्जैक्ट है ना बच्चों, 6.4 × 10⁻16 कूलाम। इसका मतलब ये हुआ, और इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, क्योंकि इस पे 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसका जो नेचर होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा, ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड होगी, है ना। और
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या परिमाण होगा वो हमारा आया है 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। तो बच्चों अब इस एग्जाम्पल के हेल्प से आप समझ गए होंगे कि Q इज इक्वल टू NE का जो हमारा फॉर्मूला है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।